मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार। आज जैसा कि हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे मेगा स्पोरोजेंसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और इससे पहले जो वीडियो था हम लोगों का, इससे पहले माइक्रोस्पोर का निर्माण कर चुके हैं हम लोग। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में माइक्रोस्पोर इसके पहले वाले वीडियो में हमने बना करके आपको समझा करके बताया। आज जो बातें होंगी वो मेगा स्पोर पर होंगी, यानी कि मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों को बना करके उनका निषेचन। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उसमें त्रिसमेकन भी पाया जाता है। तो त्रिसमेकन के लिए उससे पहले हमें मेगा स्पोरोजेंसिस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेगा स्पोर यानी दीर्घ बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर पौधों में दीर्घ बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस जेनेसिस कहा जाता है इसको। अब जो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है, यानी कि अगर हम लोग फीमेल पार्ट की बात करें, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है यानी पिस्टिल, या इसको कार्पल भी नाम देते हैं हम लोग, या गायनोसियम भी कह दें। गायनोसियम यानी जायांग। तो अब उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें हम, ऐसे। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। ये स्टाइल है जो पॉलन ट्यूब को सहारा प्रदान करती है, पॉलन ट्यूब को। और ये थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है जिस पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है इस पर लैंड करता है, यानी कि आकर के इसी स्टिग्मा पर गिरता है। और ये जो बल्ज पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी, ये अंडाशय, अंडाशय हो गया। ये वर्तिका हो गई, वर्तिका। और ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, ये इतना। तो ये पार्ट इसी को ओवरी कहा गया। और ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। इसका ओव्यूल, क्योंकि ये फंक्शन पूछा जाता है यहाँ पर, जैसे ये ओव्यूल है ऐसे, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का दूसरा नाम होता है। यानी कि गुरु बीजाणुधानी, यानी बीजाणु जो है वो गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, पिस्टिल किससे मिलकर के बनेगा, तो हम ये कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इन तीनों को मिला करके हम ये कहते हैं कि ये जो है पिस्टिल या कार्पल है। ऐसे इन तीनों को। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो सीधा जो जैसे आपके बुक में हम लोग एनाट्रापस की चर्चा करते हैं, आर्थ्रोट्रापस आपका सीधा बीजांड होता है और जो एनाट्रापस है उल्टा बीजांड होता है। तो स्ट्रक्चर अगर एक बीजांड का देखें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स
ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना। तो बीजांड जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। नॉर्मली आप ऐसे थोड़ा सा इसको इस तरह से, ये जो पार्ट होता है स्टाक यानी ये पार्ट इतना, इसको हम लोग कहते हैं, ये है फ्यूनिकल। और यहाँ पर जो बीजांड का पार्ट और इस फ्यूनिकल को जोड़ता है उसे हाइलम कहते हैं, हाइलम। और ये जो आउटर है, आउटर लेयर यानी बाह्य, और ये जो इनर है, इनर लेयर, इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट यानी इसको हम लोग अध्यावरण कहते हैं। दोनों का सम्मिलित रूप अध्यावरण कहलाता है। अब इसमें, इस सेल में यानी इस ओव्यूल में होता क्या है, इस ओव्यूल में सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम लोग न्यूक्लियस सेल कहते हैं, न्यूक्लियस। ये वाला एंड जो नीचे का एंड है इसे बोलते हैं हम लोग चलेजा। और ये वाला जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं है, ये एरिया, इसमें मतलब बंद नहीं है ये एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, इसका नाम होता है बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार हो गया। अब इस ओव्यूल में जितनी भी सेल हैं, चाहे वो इंटेगुमेंट हो, फ्यूनिकल हो, हाइलम हो, चलेजा हो, मतलब जो भी पार्ट हैं इसमें सभी ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। सभी ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब द्विगुणित कोशिकाएं हैं ये जितने हैं इसके अंदर। अब ये जो इस बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर ये जो सेल ढेर सारी आपको दिख रही हैं, इन सेल को कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल, यानी कि बोलते हैं हम लोग इनको बीजांड काय। इनका नाम है बीजांड काय। अब ये जो बीजांड काय है, न्यूक्लियस जो है, ये इसी में से, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुत सारी कोशिकाओं में से कोई एक जो है डेवलप करके वो क्या करेगा, आगे चल करके मेगा स्पोर बना लेगा ये इसी में से। अब ये बात आती है कि जो माइक्रोपाइल की ओर होता है, यानी ऊपर की ओर होती हैं कोशिकाएं, जो न्यूक्लियस सेल, उसमें से कोई एक सेल क्या करेगी, वो और सब कोशिकाओं से थोड़ा सा डेवलप कर जाएगी, विकसित हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ी आपको नजर आएगी वो एक सेल, कोई एक सेल। तो उसी को लेकर के वो आगे चल करके मेगा स्पोर बनाएगी, यानी कि 4 जो है मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगी। और वो हैप्लॉइड सेल चारों में से कोई एक ही आगे चल करके सरवाइव करती है, बाकी जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। कैसे होगा, अब इसमें से क्या करना है हमें, पहले आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रा कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी जैसे। तो इसके बाद इसी माइक्रोपाइलर, ये वाला एंड जो है ये माइक्रोपाइल का है और नीचे वाला जो है चलेजा का है। तो चलेजल एंड की तरफ जितनी भी सेल्स हैं वो इस एक कोशिका, जो बड़ी लार्ज कोशिका लार्ज हो जाएगी साइज में, उसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ जाएगी, तो वो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी कोशिका, तो वो बड़ी कोशिका जो है आगे चल करके मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। उसकी चर्चा अभी हम जस्ट तुरंत करते हैं। आइए अब इस न्यूक्लियस सेल में से उस डेंस जो आपके न्यूक्लियस सेल है, साइटोप्लाज्म की मात्रा जिसमें बढ़ी हुई है, उस बड़े वाले न्यूक्लियस सेल को हम लोग निकाल करके आगे का जो काम है उसको देखेंगे, आगे कैसे
मेगास्पोर डेवलप होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूक्लियस सेल, यानी कि एक बात यहीं पर हम आपको और कंफर्म करते चलें, एक जब डिवीजन होता है, हम कहते हैं डिवीजन यानी कि विभाजन, तो ये विभाजन जो है हम दो तरह से कराते हैं, कहते हैं दो तरह से। एक को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मीन्स इसका ये हुआ कि जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, नेसिस का मीन्स डिवीजन कह सकते हैं, और साइटॉन का मतलब सेल भी होता है, और इससे हम लोग सेल या साइटोप्लाज्म डिवीजन भी कह सकते हैं, यानी कि इसको कोशिका द्रव्य विभाजन बोल सकते हैं और इसको केंद्रक विभाजन कहते हैं। ये कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस मीन्स कोशिका द्रव्य विभाजन, या जो सेल वो एक सेल से दो सेल में बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इनमें मेगास्पोर के निर्माण में, यानी जब एम्ब्रियोसैक बना लेंगे हम लोग, वहाँ तक में ये दोनों डिवीजन आपको काम आने वाले हैं, इसलिए आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं न्यूक्लियस सेल जो हम लोग अभी बीजाणु बनाए थे उसमें कैसे उससे हम लोग मेगास्पोर बनाएंगे। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो स्पोर, यानी चाहे वो माइक्रोस्पोर रहा हो या मेगास्पोर रहा हो, वो मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड सेल, यानी कि जैसे उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम था यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उसी तरह से इसमें मेगास्पोर मदर सेल भी, उस न्यूक्लियस सेल को मेगास्पोर मदर सेल भी बोलेंगे। तो आपके पास ये जो सेल है, यानी जो आपने न्यूक्लियस सेल, ये मान लीजिए डेंस न्यूक्लियस सेल है ये आपकी, इस न्यूक्लियस सेल का दूसरा नाम हम इसको कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कह सकते हैं, यानी दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, और ये बीजांडकाय। तो ये इसके आसपास भी जो और न्यूक्लियस सेल थी, ये इनके पास लगी रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी सेल और भी जो हैं इनके आसपास लगी रहेंगी, ऐसे पाई जाएंगी, बट इन सब का अपना कोई विशेष मतलब यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये जो डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे चल करके मियोसिस डिवीजन करेगी, यानी मियोसिस डिवीजन का मतलब हो गया अर्धसूत्री विभाजन। और कंप्लीट मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि वो 4 अगुणित कोशिका यानी 4 हैप्लॉइड सेल बना लेंगी। अब 4 हैप्लॉइड सेल जो है, आप ये कहो ये जो है 4 अगुणित कोशिका बना लेंगी, ऐसे ये बन गई आपकी हैप्लॉइड सेल इस तरह से। और अभी ये सेल डिवाइड हुई है और ये जो बाकी के न्यूक्लियस सेल हैं यहाँ पर आसपास रहने से कोई तकलीफ की बात नहीं है, ये मान लीजिए कि हैं इसी में, ऐसे ही किनारे पर ये न्यूक्लियस सेल जो हैं प्रेजेंट हैं। अब ये क्या करेगा, इसमें से कोई एक, वैसे तो हम लोग स्टार्ट में आपको ये बता दें, ध्यान दें आप लोग कि जो न्यूक्लियस सेल थी आपके पास 2 एंड था। एक एंड का नाम था जो ऊपर की साइड पर जहां पर इंटेगुमेंट नहीं था, उस एरिया को आपने कहा कि वो माइक्रोपाइलर एंड है, और जो नीचे का क्षेत्र था बीजांड का, उसे आपने कहा था कि वो चलेजल एंड है। तो चलेजल एंड की तरफ की जो सेल्स हैं, अब इसमें से जो न्यूक्लियस सेल माइक्रोपाइलर की तरफ थी, उसमें से जो बड़ी कोशिका थी उसको आपने, वो आपकी डेवलप होकर के मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल बना लिए ऐसे। अब इस 4 हैप्लॉइड सेल में से कोई 3 नष्ट हो जाएंगी और कोई एक सरवाइव करेगा। तो वो जो
अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो चलेजल एंड की तरफ होगी यानी कि नीचे की साइड में जो सेल होंगी वो क्या करेगी, सर्वाइव करेगी, यानी ये सेल जो है सर्वाइव करेगी आगे चल के। बाकी ये जो तीनों सेल हैं ये नष्ट हो जाएंगी, ठीक है, ये नष्ट हो, ये वाली सेल ये नष्ट हो गई, खत्म, और ये आगे चल करके सर्वाइव करेगी। आइए देखते हैं कैसे ये इसमें होगा क्या। तो ये जो सेल है चलेजल एंड वाली, ये सेल आप ऐसे यहाँ पर लेके चले आए हैप्लॉइड सेल को। इस हैप्लॉइड सेल, क्योंकि ये अगुणित कोशिका बनी है, ये सभी चारों जो हैं अगुणित कोशिका हैं, और ये क्या थी आपकी 2n क्या होती है, न्यूक्लियस सेल जो होती है वो 2n होती है। 2n से कंप्लीट मियोसिस डिवीजन हुआ तो हैप्लॉइड यानी 4 अगुणित कोशिका बन गई, और 4 अगुणित कोशिका में से 3 कोशिका ये और ये जो माइक्रोपाइल की तरफ थी वो नष्ट हो गई। बाकी जो एक चलेजल एंड की तरफ थी वो सर्वाइव करेगी, आगे जा करके विकसित होकर के एक नया एम्ब्रियोसाइट यानी कि 7 कोशिका 8 केंद्रक का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ये कैसे करेगा, आइए। तो एक सेल ये है आपके पास, तो इसमें क्या होगा, ये अब माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इसमें माइटोसिस होगा, तो ये क्या करेगी, माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। तो समसूत्री में क्या बनता है, एक सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस के बजाय 2 न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या हुआ, ये इस सेल में समसूत्री विभाजन के बाद इस सेल में वैक्यूल्स का निर्माण हुआ, वैक्यूल्स इसमें यानी रिक्तिका बन गई, और रिक्तिका बनने से क्या हुआ, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये पास पास थे यहाँ पर, तो अब क्या हो गए, थोड़ा सा दूर हो गए। यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि वैक्यूल्स फॉर्म हो गया, वैक्यूल, और वैक्यूल का मतलब क्या होता है, रिक्तिका बन गई। अब ये क्या करेगा, पुनः न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, तो पुनः समसूत्री विभाजन होगा, फिर से माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस यानी समसूत्री, तो समसूत्री विभाजन होगा, तो 1 से 2 बन गया, 1 केंद्रक था 2 केंद्रक बन गया, 2 है यहाँ पर, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 4 हो गए, 4। पुनः एक मियोसिस डिवीजन और करा देते हैं इसका, एक मियोसिस डिवीजन। अब इसमें क्या होगा, जब एक माइटोसिस कराएंगे, माइटोसिस मियोसिस नहीं, माइटोसिस कराएंगे, 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 केंद्रक हो गया। यानी कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। अब ये समसूत्री विभाजन करके एट लास्ट अंत में 8 केंद्रक का निर्माण कर ली। अब ये जब 8 केंद्रक बना ली तो अभी तक यहाँ हम ये कहें ये जितनी प्रोसेस हुई हैं यहाँ पर, ये मतलब टोटल ये इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी स्वतंत्र केंद्रक विभाजन हुआ एट लास्ट ऐसे। अब क्या करना है, इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करवाना है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करवाना है। तो अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो इसका द्रव है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है वो एक एक कोष्ठक में बदल जाए, मीन्स एक एक सेल बन जाए। तो इसमें से क्या होगा, कुछ सेल हैं जो इस कोष के ऊपर लग जाएंगी, कुछ सेल हैं जो नीचे लग जाएंगी, और कुछ जो है बची रह जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक या हम ये कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस। और ये जो आपकी एनसीईआरटी है वो 6
बार डिवीजन करके ये कोशिका बनाती है, 6 बार डिवीजन करके। इसको याद रखना है, कितनी काइनेसिस होगी, 6, क्योंकि 7 सेल बनानी है। ठीक है, 7 सेल 8 केंद्रक, तो 7 सेल बनाने के लिए 6 बार ये डिवाइड होगा, यानी कि 6 बार डिवाइड होकर के 7 कोशिका बनाएगा। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। कहने का मतलब इस तरह से, ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि 3 सेल इस तरह से आपकी बन जाएंगी और 3 सेल इधर बन जाएंगे, ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि हर एक सेल में 1 2 3 और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, ये आपके बीच में आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर बड़ा सा करके देखेंगे। तो आपका ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करके 7 सेल में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और ये 4 5 6, और ये पूरा एरिया जो आपका, ये पूरा गैप जो बच रहा है, ये वाली जो सबसे बड़ी कोशिका है, इसको लेकर के 7 हो गए। मतलब ये 7 सेल बन गई, यानी इसे हम ये कह सकते हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक का जो लक्षण है वो एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टर है। ये आपको, अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए अपना स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को नामांकित करके आपको बताते हैं, यहाँ पर समझाते हैं। थोड़ा सा देखिए आप लोग यहाँ पर। ये बातें कंप्लीट हुई। तो अब ये जो आपका न्यू मतलब सेल बनी है, इस सेल को, यानी हमें एग सेल ढूंढना है, इसमें से एग सेल है कहाँ पर, क्योंकि जो निषेचन की क्रिया होनी है वो एग सेल से ही होनी है। उसके बाद भले ही वो पोलर न्यूक्लियाई से दोबारा निषेचन करें, इसीलिए इसमें कहते हैं दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो पहले एग सेल कहाँ पर है, जिससे हमें ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे, सत्य निषेचन कहेंगे, कि सत्य निषेचन कहाँ पर होगा, उसके बारे में देखते हैं। अब इस सेल को थोड़ा सा इनलार्ज कर लें हम लोग यहाँ पर, बड़ा सा, तब इसके स्ट्रक्चर को देखें हम लोग। ये आप साइटोकाइनेसिस करा के एक स्ट्रक्चर ड्रा किए, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसके ऊपर 3 सेल और फिर नीचे जो है इस तरह से आपने ऐसे 3 सेल दिए। अब इसमें क्या हुआ, सब में एक एक न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस, और इसी में बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये आपका ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद ये स्ट्रक्चर बना, जिसे हम एम्ब्रियोसाइक कहते हैं, भ्रूणकोश बोलेंगे एट लास्ट में। तो इसमें होना क्या है, अब इस जो सिनर्जिड सेल होती है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं ऐसे, जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब को जाने का रास्ता प्रदान करती है, सहारा देती है। हम कहें पॉलन ट्यूब इस रास्ते से गुजर जाए, मतलब अंदर प्रवेश कर जाए, तो फिलीफॉर्म। और ये जो दोनों, ये वाली सेल और ये वाली सेल, यानी किनारे वाली दोनों सेल जो हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। सहायक कोशिका। और ये जो बीच वाली सेल है, यानी ये वाली जो सेल है, ये सेल, इस सेल को बोलते हैं एग सेल, अंड कोशिका, एग सेल, इसको बोलते हैं हम लोग अंड कोशिका। अब ये जो अंड कोशिका है, यही इसी कोशिका में
जब मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन का पहला जो न्यूक्लियस होता है वो आकर के इस अंड कोशिका से फ्यूज करता है, तो उसे बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, इसे यहाँ पर बोलते हैं। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और ये जो तीनों सेल हैं, तीनों सेल, इनको बोलते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स, यानी कि प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, ये हो गया। अब इसमें से ये पूछा जाए आपसे, चाहे नीट या सीपीएमटी के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन सामान्यतः कि इस गुरु बीजाणु जनन में जो एट लास्ट अंतिम में सबसे बड़ी सेल कौन सी बनती है, तो सबसे बड़ी सेल आप देखेंगे तो यहाँ से ये क्षेत्र, ये सब जो है आपका, ये सब इतना एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो है, ये बड़ा सा एरिया, ये किसका एरिया है, पोलर न्यूक्लियाई का। मतलब जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ध्रुवीय केंद्रक वाली कोशिका जो है वो सबसे बड़ी होती है। अब जब भी माइक्रोस्पोर जब पॉलन ट्यूब के सहारे से आएगा उस ओवरी के अंदर, इस बीजांड के अंदर, तो उसमें होगा क्या कि पॉलन ट्यूब ऐसे रास्ते से आएगा, पॉलन ट्यूब यानी मेगा माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें दो केंद्रक होते हैं। अब वो दो केंद्रक जो है, पहला केंद्रक मान लीजिए एक सेल से फ्यूज हो गया इसके साथ, तो इसे बोला गया सत्य निषेचन। अब इसके बाद दूसरा केंद्रक जो होता आता है इसके साथ, क्योंकि ये जो है 2n है, ये 2n है, इसका मतलब ये द्विगुणित है, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, मतलब ये 2n है। और जो मेल गैमीट है वो n होता है, तो मतलब इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का मतलब एक n ये, दूसरा n, और जो तीसरा मेल गैमीट आता है एक n, तो मिल करके 3n स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसमेकन, और त्रिसमेकन कहा गया। उसके बाद निषेचन की क्रिया कितने बार हुई, 2 बार, इसलिए आवृत्तबीजी पौधों में क्या होता है, दोहरा निषेचन का पाया जाना एक मुख्य कैरेक्टर होता है। जैसे एक बार निषेचन मतलब 2 गैमेट का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। एक बार यहाँ पर मिला और दूसरी बार यहाँ पर मिला, तो इसका मतलब एक बार निषेचन यहाँ पर, दूसरी बार निषेचन यहाँ पर, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी कि आज की जो प्रोसेस है यहाँ तक, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ें, जानें, समझें, और नेक्स्ट टॉपिक जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, यानी कि गैमीट की जो सिनगैमी है, दोहरा निषेचन क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, उसके बारे में अच्छे से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, करते रहिए। धन्यवाद।